रहे हैं। आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनाज़ा शाह। खास बात उत्तर प्रदेश में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। जीएचएमसी की जंग में किसी भी पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं हुई हासिल। बीजेपी ने टीआरएस और एमआईएम के गढ़ में धमाकेदार मौजूदगी कराई दर्ज। जीएचएमसी की तस्वीर साफ नहीं होने पर इत्तेहाद पर कयास आराइयों का बाजार गर्म। टीआरएस और एमआईएम के इत्तेहाद के कवी इम्कानात, ताहम बीजेपी टीआरएस इत्तेहाद से भी नहीं किया जा सकता इनकार। जीएचएमसी में बीजेपी का शानदार मुजाहरा, टीआरएस को पहुंचाया भारी नुकसान। एमआईएम अपना साबिका मौकूफ बहाल रखने में कामयाब। अलीगढ़ कोर्ट में रुकवाई गई शादी लव जिहाद का बताया जा रहा है मामला। लड़के पर नाम बदलकर शादी करने का इल्जाम, दोनों को ले गई पुलिस। मेरठ में जीत के जश्न में उड़ी कोरोना गाइडलाइन और दफा 144 की धज्जियां। मास्क न लगाने पर वीएचपी और बजरंग दल कारकुनों का चालान काटना पुलिस को पड़ा महंगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आयुर्वेद और यूनानी में सर्जरी को मंजूरी की सख्त मजम्मत, तहरीक चलाने का ऐलान। इलाहाबाद में माहिर तालीम और इस्लामी मुफक्किर डॉक्टर कल्ब सादिक की याद में सेमिनार का इनेकाद। मुकर्रीन का कहना, डॉक्टर कल्ब सादिक ने मिली इत्तेहाद और तालीमी बेदारी को एक इदारे की शक्ल देने का किया काम। जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली है। वो जादुई हिंसे से दूर जरूर है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने टीआरएस को कारी ज़र्ब लगाई है। बरसरे इक़्तिदार टीआरएस के गढ़ में उसने पेशकदमी की है और अपनी मौजूदगी पुरजोर अंदाज में दर्ज कराई है। यहां बीजेपी ने 49 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए टीआरएस की सफों में खलबली मचा दी है। 2016 में हुए इंतखाबात में बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। वाज़ेह है कि जीएचएमसी इंतखाबात में बीजेपी की मरकजी क़यादत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। यहां तशहीर के लिए खुद बीजेपी सदर जेपी नड्डा आए, तो वहीं वज़ीर दाखिला अमित शाह ने हैदराबाद में रोड शो किया। इंतखाबी तशहीर के दौरान वज़ीर आज़म ने भी हैदराबाद का दौरा किया। हाँ, इस दौरे का इलेक्शन से बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उससे बीजेपी लीडरों और वर्करों को नई तवन्नाई जरूर मिली। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय और यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ भी तशहीर के लिए पहुंचे थे। अगर बात करें टीआरएस की, तो गुज़िश्ता इंतखाबात में 99 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली पार्टी 56 सीटों पर सिमट गई। वहीं एमआईएम ने अपने 2016 के मुजाहरे को इस मर्तबा भी दोहराते हुए 43 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। अब सबकी नजरें कई मौकों पर गैर मुअल्लिना तौर पर मरकजी हुकूमत का साथ दे चुकी टीआरएस पर टिकी हुई है कि वो जीएचएमसी में कब्जा बरकरार रखने के लिए एमआईएम से इत्तेहाद करती है या बीजेपी का साथ लेती है। मरकजी ममलिकत दाखिला किशन रेड्डी के मुताबिक अगर जीएचएमसी इंतखाबात फरवरी 2021 में होते तो बीजेपी उससे बड़ी जीत दर्ज करती। उन्होंने जीएचएमसी इंतखाबात में पार्टी की शानदार कारकर्दगी का सहरा मरकजी क़यादत के साथ साथ रियासती क़यादत और पार्टी कारकुनों के सर बांधा। ये जो रिजल्ट आए हैं वो आपके एक्सपेक्टेड लाइन पे हैं या आपको लग रहा है कि ये जो है कुछ कमी रह गई? क्या नहीं, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा है, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और हुए तो और अच्छा रहता था। क्योंकि इलेक्शन चुनाव 15 फरवरी में होना था, मगर 2 महीने प्रीपोन करके इलेक्शन लगाए और जितनी पब्लिसिटी में जितनी टीआरएस पार्टी करोड़ों रुपए खर्च किया है और पुलिस इलेक्शन कमीशन फेयर तरीके से काम नहीं किया। बराबर हम आपके सामने जनता के सामने पिटिशंस भी लगाए, फिर भी हमारा 4 सीट था, अभी हम 50 सीट तक पहुंच गए। टीआरएस पार्टी वो 99 सीट से वो 54 सीट्स तक कम हो गया, मजलिस पार्टी का भी कम हो गया। हमारा
एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो एग्जिट पोल का सर्वे हो। सर पूरा चुनाव ओवैसी के और एमआईएम पे आपने अटैक किया, लेकिन ओवैसी के घर में आप सेंध नहीं लगा पाए, टीआरएस को डेंट किया। नहीं, हम सिर्फ ओवैसी को टारगेट नहीं किया है। हम सरकार के खिलाफ, बाप बेटे के सरकार के खिलाफ, फैमिली सरकार के खिलाफ हम इश्यू लगाए थे, अलग अलग इश्यू उठाए। सिर्फ मजलिस पार्टी हमारा टारगेट नहीं था। मजलिस पार्टी जरूर हमारा टारगेट है, मगर सिर्फ मजलिस पार्टी नहीं है। मजलिस पार्टी, टीआरएस पार्टी मिलजुल के इलेक्शन चुनाव लड़े हैं, इसलिए उनके खिलाफ हम बोलना पड़ा है। हाँ? मेयर सीट के लिए बीजेपी का क्या प्लान है? अभी चर्चा नहीं किया है। हम कल अभी रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, पूरा आने के बाद फिर हम इंपॉर्टेंट लीडर्स बैठ के बातचीत करके आने वाले दिन में क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, क्लेम करना नहीं करना, क्योंकि हमारा सीट्स सिर्फ 50 है, प्लस एमएलए 2 एमएलसी 1 एमपी 53 होता है। मगर टीआरएस पार्टी बराबर ऑलमोस्ट इलेक्शंस में हमारा से ज़्यादा नहीं है, 50-54 कोई डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट सेम लेवल पे टीआरएस पार्टी को हम पूरा ब्रेक लगाया। सर एक लास्ट इस चुनाव का क्रेडिट किसको जाता है? कौन है जो जिसके लीडरशिप को आप क्रेडिट देते हैं? हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी हमारा को सहयोग दिया है, हमारा स्टेट के नेतृत्व दिया है, मगर हमारा पूरा वर्कर्स, आप इलेक्शन के दिन देखे होंगे, कदम कदम पर, हर बूथ पर, हर डिवीजन पर टीआरएस पार्टी का जो नेता थे, टीआरएस पार्टी का जो मिसयूज थे, पैसे बांटते थे, रात भर हमारा कार्यकर्ता बस्तियों में टीआरएस पार्टी को सवाल करते हुए लड़े हैं। क्रेडिट गोज टू भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, हर एरिया पे, हर कदम कदम पर लड़े हैं। हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अब बीजेपी की बहुत ही शानदार कामयाबी यहां पर देखने को मिली। 4 सीटों से सीधा बीजेपी ने 48 सीटें इस बार जो है अपने नाम कर ली है। क्या फैक्टर्स ऐसे रहे कि बीजेपी की इस तरह की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली? दरअसल ये जो पूरा इलेक्शन है वो बहुत हाई पिच पर लड़ा गया और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी इस चुनाव प्रचार में, और फिर पूरे बीजेपी ने दोनों को टारगेट किया, असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम, और दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ दिखाया। बीजेपी लगातार ये बात को पोस्ट करती रही कि अगर आप टीआरएस को वोट करते हैं तो वो एमआईएम के खाते में जाएगा, यानी असदुद्दीन ओवैसी को जाएगा। और ये बात चूंकि एमआईएम और टीआरएस दोनों ही वो सहयोगी पार्टी रही हैं विधानसभा में, तो ये बात शायद पब्लिक को अपील की कि वो जो है वो जो टीआरएस और एमआईएम एक ही हैं, तो इससे अच्छा एक नया विकल्प और परिवर्तन के लिए लोगों ने शायद वोट किया। दूसरी चीज, जो बाढ़ के हालात हुए थे हैदराबाद में बारिश के बाद, उससे लोगों में एक कहीं ना कहीं गुस्सा था, रिसेंटमेंट मुझे लगता है, और सभी बाढ़ राहत के नाम पर सभी को 10-10 हजार रुपए देने का ऐलान भी किया था, लेकिन उस सब का कोई असर नहीं हुआ। लोगों को लगा कि ये जो हालात हुए हैं वो पूरी खराब व्यवस्था की वजह से हुए हैं। भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू बनाया बीजेपी ने, और ये सारी बातें और हाई पिच पर जो कैंपेन और बड़े लेवल के पूरे नेशनल लीडर्स जो है वो हैदराबाद में आए, तो लोगों को लगा कि शायद उनको एक विकल्प की तलाश की जरूरत है, और इसीलिए बीजेपी के पक्ष में लोगों ने वोट किया। इतना बड़ा इजाफा 4 सीटों से 48 सीट पर आना वाकई में बीजेपी का जो है वो हैदराबाद में एक बड़ी सफलता है। हालांकि टीआरएस अब कोशिश ये करेगी कि वो जो है एमआईएम के साथ मिलकर मेयर के पोस्ट ले ले, लेकिन सवाल सिर्फ मेयर के पोस्ट का नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी ने जो है वो यहाँ हैदराबाद में 2023 का जो चुनाव होना है विधानसभा का, उसकी तैयारी, उसके लिए एक रूपरेखा, उसकी नींव, उसका फाउंडेशन रख दिया है यहाँ पर। और जाहिर तौर पर अब अगले 2 साल में जो है वो बीजेपी यहाँ अपना नेटवर्क को इस तरह से बढ़ाएगी कि 2023 में विधानसभा चुनाव में जो है वो सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले सके। जी बिल्कुल संजय, और जिस तरह से बीजेपी ने पूरी कैंपेनिंग की, तो क्या जो जोश बीजेपी ने दिखाया इन इलेक्शंस में, वहां पर जो टीआरएस और एमआईएम है वो कहीं ना कहीं कम जोश दिखाई देते हुए, क्योंकि गढ़ है एमआईएम और टीआरएस का, और इस वजह से कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस था कि जीत दर्ज करना आसान होगा, इसी वजह से जो है बीजेपी आगे निकलती हुई दिखाई दी? नहीं, दरअसल इसको समझना होगा कि ये कहीं जोश एमआईएम का उसमें कम नहीं था। दरअसल ये जो चुनाव है हाई पिच पर इस लेवल पे चला गया था कि एक तरफ से बीजेपी कोई मुद्दा उठाती थी और जवाब असदुद्दीन ओवैसी के कैंप से आता था, या फिर ओवैसी की तरफ से जैसे पीवी नरसिम्हा राव की जो समाधि है या एनटीआर की समाधि को उखाड़ फेंकना चाहिए,
इस तरह के बयान वहां से आते थे, वो प्रतिक्रिया बीजेपी की साइड से आती। तो एक तरह का ये इस तरह का गेम हो गया था जिसमें बॉल जो है एक दूसरे के पाले में MIM और बीजेपी फेंक रहे थे, और टीआरएस इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे जो चुनाव प्रचार में सिर्फ एक मूक दर्शक बन के रह गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो किन मुद्दों पर, क्योंकि जिन मुद्दों के आधार पर टीआरएस चुनाव लड़ना चाहती थी वो मुद्दे जो है वो डिस्कशन का पार्ट ही नहीं रहे थे। वो डेवलपमेंट बताने चाहते थे, वो बताना चाहते थे कि उन्होंने हैदराबाद में पिछले 5 सालों में इशू ही नहीं रह गया था। तो जाहिर तौर पर जो बीजेपी और MIM के बीच में जिस तरह का जिन मुद्दों पे डिबेट और डिस्कशन और एक दूसरे से वार और पलटवार हुआ, उसने इन चुनावों में बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर अदा किया। MIM अपनी जो जितनी सीटें हैं वो इंटैक्ट उसको बचाने में कामयाब हो गई। बीजेपी ने टीआरएस के गढ़ में सेंध लगा दी और जो है वो एक कामयाब पार्टी के रूप में उभर के सामने आई है। जी बिल्कुल संजय, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज ने पूरा जोश दिखाया, बिल्कुल जोश के साथ जो है कैंपेनिंग हुई, लेकिन लोग जो है उतनी जोश के साथ वोट करते हुए नहीं दिखाई दिए। काफी कम जो है वोटिंग परसेंटेज थी इन इलेक्शंस में। जी, वोटिंग परसेंटेज जाहिर तौर पे कम था और उसी के आधार पे ये समझा जा रहा था कि बीजेपी को शायद उतना एज नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वोटर है, जो मध्यम वर्ग का वोटर है, वो बाहर निकल के उस तादाद में नहीं आया। लेकिन ये इसमें इन चुनावों में जो जिन वोटर्स पर टीआरएस आस लगाए बैठी थी वो भी बीजेपी के साइड में शायद वोट किए हैं। ये एक बड़ा वो फैक्टर है और इसको देखने समझने की जरूरत होगी कि जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, जिनकी कम आमदनी वाले लोग हैं, उन पर भी टीआरएस बेसिकली अपना स्टेक लेके चल रही थी। और अगर वो वर्ग भी टीआरएस के खाते से खिसका है तो टीआरएस के लिए आगे ये खतरे की घंटी है कि जाहिर तौर पर जो मध्यम वर्ग या ऐसा वर्ग जो बिजनेस क्लास है वो टीआरएस कभी भी मानती नहीं है कि उसके साथ बहुत ज्यादा अलाइन है। अब अगर निम्न आय वर्ग का लोग है वो भी अगर उसके खाते से खिसक रहा है तो जाहिर तौर पर उसके लिए आगे खतरे की घंटी है। जी बिल्कुल संजय, ये बताएं कि अब क्योंकि अलायंस की बातें सामने आ रही है और ये माना जा रहा है कि टीआरएस क्योंकि बिल्कुल ही राइवल नहीं है बीजेपी की, जिस तरह से MIM और बीजेपी के बीच इक्वेशन नहीं होती हुई दिखाई देती है। हर बार MIM और बीजेपी एक दूसरे के सामने होते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, क्या इस बात का कोई इम्कान है कि टीआरएस और बीजेपी अलायंस बनाए? मुझे थोड़ा सा ये टफ नजर आता है टीआरएस और बीजेपी का एक ही प्लेटफॉर्म पे आना, बिकॉज टीआरएस के लिए ये मुश्किल होगा कि वो MIM को छोड़कर बीजेपी का साथ जो है वो ले GHMC के उसमें, क्योंकि जाहिर तौर पे अब जो तेलंगाना में टीआरएस का सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल राइवल है वो बीजेपी है। पहले कांग्रेस हुआ करती थी, अब कांग्रेस लगभग उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत बुरी स्थिति में है कांग्रेस। तो यहाँ पर बीजेपी ने उस जगह को फिल कर दिया है और जाहिर तौर पर अब विपक्ष के मुख्य भूमिका के रूप में बीजेपी नजर आ रही है, जो आगे सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती पेश करने वाली है। बिल्कुल संजय, इस वक्त हमारे साथ बिहार MIM के सदर अख्तरुल ईमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अख्तरुल ईमान, जिस तरह की परफॉर्मेंस इन इलेक्शंस में MIM की रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम 60 में पिछली बार लड़े थे जी और 44 जीते थे। अब की बार 50 में हम 43 जीते हैं। तो हम तो गोया अपनी कुव्वत को, अपनी खिदमत की बुनियाद पर आवाम की मकबूलियत को हमारी पार्टी बरकरार रख पाई है वहां पर जी, और हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो हमें इत्मीनान है कि हमारी कारकर्दगी अच्छी रही है और लोगों ने फिर से हम पर एतबार किया है। जी बिल्कुल। अख्तरुल ईमान साहब, आपने कहा कि बिल्कुल आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बरकरार है, कोई कमी नहीं आई है पॉपुलैरिटी में या परफॉर्मेंस में, लेकिन आपकी जो एलाय है टीआरएस, उसको काफी नुकसान उठाना पड़ा है। नहीं, अब सवाल ये पैदा होता है, ये तो टीआरएस के लोग जवाब देंगे कि उनकी कहाँ क्या भूल हुई उनसे। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी के लोगों ने पूरी मरकजी क़यादत उनकी उठकर आ गई, उनका छल बल धन सब चीज का इस्तेमाल किया जी। उन्होंने मुनाफरत फैलाने की पूरी कोशिश की, जो उनका तरीक़ेकार रहा है। इससे थोड़ा नुकसान हुआ होगा, लेकिन असल मामला ये है कि इसके लिए मुनासिब जवाब तो हमारे टीआरएस के लोग देंगे। लेकिन यह है कि बीजेपी की जो कारकर्दगी रही है जी, वो हैदराबाद के मुस्तकबिल को माने मोहब्बत की जगह नफरत फैलाने का उनका बढ़ता कदम, या हैदराबाद की नई नस्लों के लिए और हैदराबाद की पुरअमन फजा के लिए वो है। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि हैदराबाद की आवाम इस पर गौर करेगी।
अख्तरुल ईमान जी, ये बताएं कि जिस तरह से ये पूरे इलेक्शंस हुए हैं और माना ये जा रहा था कि जीएचएमसी के जो इलेक्शंस है, जो आने वाले तेलंगाना के असेंबली इलेक्शंस है, ये कहीं ना कहीं उसकी रिफ्लेक्शन होगी, और अगर वाकई ये इलेक्शंस जो है असेंबली इलेक्शन आने वाले जो है 2023 में उसकी रिफ्लेक्शन हुई तो बीजेपी को क्लियर एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि ये 2023 के इलेक्शन की नजीर बन पाए। ये मसला ये है कि इस दरमियान में लोगों को अपनी भूल चूक को सुधारने का भी मौका मिलेगा, अपने आप को संभलने का भी मौका मिलेगा। और अभी चूंकि लोगों को गुमराह करने का इन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया है बीजेपी ने, उस पर भी लोग गौर करेंगे, उस पर भी लोग गौर करेंगे। अभी देखिए पूरे दिल्ली में और यूपी में, हरियाणा के किसान जो सड़कों को उतर के आए हैं, क्या इनकी यही मकबूलियत रह जाएगी? ये जो गिरिलाल का सपना देख रहे हैं और वो गलियों के और नालियों के और सफाई के और मकामी मसाइल की लड़ाई लड़ने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी मरकजी क़यादत को लगा दी, ये उनकी कमजोरी का एक बड़ी दलील है। कमजोरी की बड़ी दलील है कि छोटे से इलेक्शन के लिए उसने बड़ी अपनी तवानाई लगा दी है और उसकी बुनियाद पर आगे का मंजरनामा। अख्तरुल ईमान जी, क्या ये जो उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी वो उनके फेवर में ही होते हुए दिखाई दी? पहले जो 4 सीटों पर जीते थे, अब 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। नहीं, ठीक है, हम अवाम का जो फैसला हुआ है उसको तस्लीम करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि हैदराबाद की पुरअमन फजा में ये जहर खोदती हुई सियासत यकीनन है कि हैदराबाद की आवाम को चौकस और चौकन्ना करेगी और आइंदा मुमकिन है इनको संभलने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि बीजेपी की मुनाफरत की सियासत पूरे मुल्क में है और जिस एतबार से हैदराबाद में अमन है, सुकून है, भाईचारगी है और इस अमन की वजह से वहाँ जो तरक्की है, वहाँ का जो मुस्तकबिल रोशन है, उसको लोग बर्बाद नहीं जी, क्योंकि बीजेपी के हाथ में जब से क़यादत आई है, जहाँ की भी क़यादत आई है वहाँ तबाही आई है। पूरे मुल्क में जो इस वक्त बेरोजगारी बढ़ी है, कोरोना के मामले में नाअहल करार पाए हैं ये लोग, रोजगार के मौके छीने हैं, उसके जरिए से ये होगा कि हैदराबाद के लोग उतने नहीं होश के नाखून लेंगे। ये हुआ है, हाँ, वक्ती तौर पर ये वो हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि आइंदा हैदराबाद में इनके लिए राह इतनी आसान नहीं होंगी बीजेपी के लिए। बीजेपी कौन सी बात करेगी? अब की बार उन्होंने क्या किया, इस लड़ाई को कहीं उन्होंने एक मजहबी मुनाफरत फैलाने की तो कोशिश की। ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक का नारा उसने दिया, नवाबी कल्चर पर उसने तनकीद करी और शहर के नाम बदलने का। अख्तरुल ईमान जी, आप जो बीजेपी की सियासत के बारे में बात कर रहे हैं, जिस तरह की सियासत बीजेपी ने की उसके बारे में आप जो बोल रहे हैं, वो भले ही उन्होंने निजाम कल्चर के बारे में बात की हो, हिंदुत्व को एजेंडा बनाया हो, लेकिन ये सारी चीजें जो है उनके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही है। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, मुल्क के दूसरे जगहों से हैदराबाद का सियासी मंजरनामा बिल्कुल अलग है जी। दाऊद के इलाके में जिस तरह से ये अपना वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बहरहाल सियासी पार्टी कोशिश करें, लेकिन हैदराबाद में जो लोग हैं पुरअमन तबीयत के, वो कभी भी इस तरह के फितना अंगेज सियासत को पसंद नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ जी। तो अख्तरुल ईमान जी, जो माना जा रहा था कि इन इलेक्शंस के जरिए जो है बीजेपी अपना स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड जमाने जा रही है साउथ में, क्या वो होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, मैं इसको नहीं मानता। जिस तरह से इन लोगों ने पूरी वो की है, यहाँ पर पूरी तवानाई सर्व की है और इसके जरिए से कोई अच्छे असरात जाएंगे, मैं इसको नहीं मान सकता हूँ। मैं इसको नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि वो लोग होश के नाखून लेंगे। जो जोड़ तोड़ इन्होंने अभी पिछले दिनों में कर्नाटका वगैरह में की, उसको भी लोग देख रहे हैं। इक़्तिदार पर वो काबिज हो जाना और अवामी मकबूलियत हासिल करना दोनों अलग बात है। अब की बार मैं तो ये समझता हूँ कि जो इनको कामयाबी मिली है वो एक धोखा हुआ है, एक फरेब हुआ है और मैं समझता हूँ कि हैदराबाद की पुरअमन अवाम जल्द ही इसके साजिश से अपने आप को बाहर निकालेंगे। बिल्कुल। अख्तरुल ईमान जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में जिस लव जिहाद को लेकर इन दिनों सियासत गर्म है, उससे जुड़ा हुआ एक मामला अलीगढ़ में रोशनी में आया है, जहां कोर्ट मेजर करने पहुंचे जोड़े को माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि कोर्ट मैरिज करने पहुंचे जोड़े को कोर्ट के अंदर शरपसंदों ने मारा, फिर लड़के और लड़की को पुलिस पकड़कर ले गई। पूरा मामला सोशल मीडिया पर प्यार परवान चढ़ने का है। चंडीगढ़ की लड़की और अलीगढ़ का लड़का शादी करने अलीगढ़ के कोर्ट पहुंचे थे, जहां लड़की को लड़के नाम से वाकिफियत हुई, जो कि वो मुस्लिम था।
उसके बाद भी वो लड़के के साथ शादी के लिए रजामंद थी, लेकिन कोर्ट में जबरदस्त हंगामा हुआ और इल्जाम है कि वकीलों ने लड़के की पिटाई कर दी। पुलिस ने पहुंचकर दोनों को गिरफ्त में ले लिया और पंजाब पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद लड़के और लड़की को पुलिस अपने साथ पंजाब ले गई। बताया जाता है कि पंजाब में लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज है। न्यायालय एडीजे सदरा की कोर्ट में एक लड़का लड़की शादी का आवेदन लेकर पहुंचे थे। वहां पर उस लड़के की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। उस लड़के का कल मेडिकल पुलिस ने कराया था। थाना सिविल लाइन पर धारा 147, 323, 54, 56 इसकी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और जानकारी करने पर यह मालूम हुआ है कि इस लड़की के अपहरण के संबंध में थाना नया गांव मोहाली चंडीगढ़ में धारा 363, 366 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत है। मोहाली की पुलिस थाना सिविल लाइन पर आ गई है और जो लड़की अपहृत है उसके परिजन भी आ गए हैं। तो क्या सर लेके जा रहे हैं उनको? हाँ, ये लड़का लड़की दोनों वहां जाएंगे, क्योंकि वहां एफआईआर दर्ज है, तो वहीं से इसमें आगे कार्रवाई होगी। मेरठ में दफा 144 नाफिज है और कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते खतरे की वजह से पुलिस मास्क न लगाने वालों का चालान भी कर रही है। लेकिन जब बात बीजेपी, बजरंग दल या वीएचपी लीडर और कारकुनान की हो तो सारे उसूल जवाबित, प्रोटोकॉल और हिदायत की कोई अहमियत नजर नहीं आती। ऐसे ही मामले मेरठ में भी सामने आए, जहां एमएलसी इलेक्शन में जीत हासिल करने वाले बीजेपी उम्मीदवार श्रीचंद शर्मा के हामियों ने जीत के जश्न में जमकर कोरोना प्रोटोकॉल और दफा 144 की धज्जियां उड़ाई, लेकिन पुलिस किसी तरह की कार्रवाई करने से कासिर रही। वहीं दूसरी जानिब मास्क न लगाने पर वीएचपी और बजरंग दल कारकुन का चालान काटा। मेडिकल थाना पुलिस को भारी पड़ गया और पुलिस थाने में ही वीएचपी और बजरंग दल कारकुनान ने पुलिस की बेइज्जती कर दी और चालान खत्म करने पर मजबूर कर दिया। अब मेडिकल थाना पुलिस अपनी इज्जत बचाने के लिए कार्रवाई की बात कर रही है। बिना मास्क के चालान कर रहे थे हमारे एफआई, तो वहाँ पर कुछ उन लोगों को आपत्ति थी, थाने पर आए थे, उनके खिलाफ नियमानुसार मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जा रही है, उनका चालान भी किया। एक तरफ जहां मेरठ में कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामले जिला इंतजामिया और महकमे सेहत के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो रहे हैं, वहीं कुछ प्राइवेट स्कूल कोरोना गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करके इन्फेक्शन के खतरे को मजीद बढ़ाने की वजह साबित हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मेरठ में सामने आया है, जहां 3 टीचरों और 2 स्टाफ मुलाजमीन के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्कूल को 3 रोज के लिए बंद रखने की हिदायत जारी किए जाने के बावजूद बोर्ड क्लासेस के प्रैक्टिकल के लिए स्कूल को खोला गया और गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी की गई। मामले के सामने आने के बाद जहां स्कूल इंतजामिया ने खामोशी इख्तियार कर ली, वहीं महकमे सेहत के जिम्मेदारान ने स्कूल इंतजामिया की इस कोताही पर जांच कराकर कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। तरह की स्थिति हुई है, कोविड पॉजिटिव लोग निकले हैं और उसमें गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही हैं, एक बहुत गंभीर है। इसके लिए बेसिक अधिकारी से के द्वारा जो प्रॉपर चैनल पता लगाते हैं, इंक्वायरी करके उसके बाद कार्रवाई। जिलाधिकारी महोदय ने अगर इस तरह का आदेश दिया है तो अगर उन्होंने स्कूल खोला है, गंभीर है, इसको बहुत गंभीरता से लेके तुरंत बंद कराने के लिए या जो भी इसके लिए जैसे हैंडल करना है, जो भी प्रशासनिक लेवल पे, मेडिकल हेल्थ लेवल पे जो भी कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जाएगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कार और टू व्हीलर इंश्योरेंस कराना बहुत आसान है। policybazaar.com पर 15 से ज्यादा कंपनीज के इंश्योरेंस 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभा
पटना पहुंचे आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत। 5 और 6 दिसंबर को जोनल कमेटी की मीटिंग। पटना में एसएससी दफ्तर के बाहर तलबा का हंगामा। इंटर लेवल एग्जाम कराने की मांग, पुलिस ने तलबा को समझाया। बीजेपी के रियासती सदर संजय जायसवाल ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए रियासत में कानून और इंतजाम की सूरत हाल पर सवाल उठाया है, जिसके बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। अपोजिशन का कहना है कि जब बीजेपी के रियासती सदर ही सवाल उठा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं रियासत में कानून के निफाज का क्या हाल है। वो अगर फेसबुक पर लिखते हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, कानून का राज खत्म हो गया है, डीजीपी से मिलेंगे। अरे डीजीपी से क्यों मिल रहे हैं? ये आपकी भी उतना ही जिम्मेदारी है जितनी जेडीयू की है। आप नीतीश कुमार जी से मिलिए, अपने दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को ले जाकर बात करिए। अब तो इस बात की खुद पुष्टि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी कर रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था चौपट है, अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है। संजय जायसवाल जी ने चिंता प्रकट किया है। जो सरकार की नीति है अपराधियों के और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की, उस नीति को जमीन पर उतारना पड़ेगा। कोरोना वैक्सीन के रखरखाव के लिए मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में तैयारी जोरों पर है। नए सिरे से कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे प्रवीण ठाकुर ने सदर अस्पताल में इसका जायजा लिया। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि भारत में अभी वैक्सीन नहीं आया है, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में आप देखिए किस प्रकार ये तैयारी हो रही है। सदर अस्पताल का जो स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग का ये वार्ड है, वहाँ पर ये तैयारी हो रही है कि जो वैक्सीन लाए जाएंगे यहाँ रखा जाएगा, यहाँ मशीन लगाया जाएगा और इसी मशीन के अकॉर्डिंग जो क्षमता होगी बिजली का काम किया जाएगा इसमें, और पूरी तरह जो आवश्यक टेम्परेचर होगा, जो मिनिमम टेम्परेचर पर वैक्सीन को रखा जाना है, उसकी तैयारी हो रही है। क्या आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे? वही सर सफाई हो रहा है, वायरिंग का काम हो रहा है और जितना अभी साफ़ सुथरा है, और वैक्सीन बैठने का जो मशीन बैठेगा उसका काम चल रहा था, और उधर जितना वार्ड में है सब तरफ साफ़ सुथरा का काम चल रहा है। जो राज्य स्वास्थ्य विभाग है उसके जो डायरेक्शंस हैं उसके मुताबिक मुजफ्फरपुर में तैयारियां की जा रही है, और कोशिश ये भी की जा रही है कि जो कोरोना के खिलाफ फ्रंट पे आके जो वॉरियर्स हैं उनके लिए जो टीकाकरण का काम होगा वो सबसे पहले होगा, जिसकी चर्चा है। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर के 8000 से अधिक इस प्रकार के सेंटर्स होंगे जहां टीकाकरण किया जाएगा। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।